स्वागत है दोस्तों आपका तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे। मैं अंकित सिंह। दोस्तों, यूरोपियंस इंडिया आते हैं। यूरोपियंस में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन के रूप में इवॉल्व होता है वो ब्रिटिशर्स आते हैं 1600 में बाय द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। उसके बाद वो इंडिया आने के बाद उनकी बैटल्स होती हैं। पहली बैटल रहती है बैटल ऑफ स्वाली, किसके साथ? पोर्तुगीज के साथ। उस बैटल को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स अपना सूरत को हेडक्वार्टर बनाते हैं 1613 में। 1600 से लेके 1764 तक ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी रहती है, लेकिन 1764 में बैटल होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जीतने के बाद ब्रिटिशर्स की एक ट्रीटी होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स को मिलती है दीवानी राइट्स। कहाँ की? बिहार की, उड़ीसा की और बंगाल की। ये तीन प्रोविंसेस की मिलती है इनको दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स में रेवेन्यू कलेक्शंस और सिविल राइट्स मेंशन रहते हैं। इस दीवानी राइट्स मिलने के बाद ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिशर्स के अंदर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के अंदर कई सारे करप्शंस होने लगते हैं और जो तब के गवर्नर जो रहते हैं रॉबर्ट क्लाइव, उनके ऊपर करप्शंस के चार्जेस लगते हैं। इसको रेगुलेट करने को, दीवानी राइट्स को रेगुलेट करने के लिए आते हैं कई सारे एक्ट। ये एक्ट आते हैं टिल किसके लिए आते हैं रेगुलेट करने को? ये रेगुलेट करने के लिए आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। टिल कब तक आते हैं? टिल आते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है तो जो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है। डायरेक्ट कंट्रोल लेने के बाद क्या आ जाता है? क्राउन रूल आ जाता है। क्राउन रूल आने के बाद अब इंडिया को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए उसके लिए एक्ट आते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे उसको टोटल 2 फेज में बांटा गया है। और या तो बोले कॉलोनियल इंडिया को कॉलोनाइज करने के लिए टोटल 2 फेज में बांट दिया गया है। तो वैसे 3 फेज। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तब से लेके दीवानी राइट्स तक, क्योंकि उन्होंने कई सारे बैटल्स भी तो कर रहे थे क्योंकि इंडिया के जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बढ़ा सके। लेकिन हम 2 ही फेज देखेंगे। पहला है कंपनी रूल। कंपनी रूल कब से कब तक चलता है? वो चलता है 1773 से लेके 1858 तक, 1858 तक। फिर क्राउन रूल कब से चलता है? वो चलता है 1858 से लेके 1947 तक। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टैब्लिश होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनता है, जो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस मेंशन रहते हैं जो एक्ट पास किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन टू रेगुलेट इंडिया। कई सारे ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए जाते हैं टू रेगुलेट इंडिया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, हम ये देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एक्ट आए गए, ये एक्ट में क्या मेंशन था, क्यों लाए गए सारे एक्ट और क्या ऐसे की प्रोविजंस है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। ठीक है, तो पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया? 1773 में आया। ये एक्ट जो है, ये पहला एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा टू रेगुलेट गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पहला एक्ट पास किया गया किसको रेगुलेट करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसको बोला गया कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे जाके इंडिया को कॉलोनाइज करने के लिए ये ब्रिटिश का पहला स्टेप था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया? पहला कारण था फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या फेस कर रही थी? बैंक करप्सी फेस कर रही थी ड्यू टू द करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, आफ्टर गेटिंग दीवानी राइट्स, जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मिसयूज किया जा रहा था। ठीक है, मिसयूज किसके द्वारा किया जाता है? जो गवर्नर रहते हैं, और गवर्नर कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसका मिसयूज किया जाता है, उनपे कई सारे करप्शन चार्जेस लगते हैं। इसके चक्कर में द कंपनी सॉट 1.4 मिलियन लोन्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब उनका बैंक करप्ट हो जाते हैं, पैसे नहीं बचते हैं, जो गवर्नर्स रहते हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, उसके चक्कर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1.4 मिलियन डॉलर लोन किससे लेना पड़ता है? लेना पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, दूसरा कारण रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर एंड करप्शन, क्योंकि डुअल गवर्नमेंटशिप इंट्रोड्यूस कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। इसकी वजह से जो नवाब ऑफ बंगाल रहते हैं उनको मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन राइट। रेवेन्यू राइट्स किसके पास रहते हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, रेवेन्यू इनके पास जा नहीं रहा था, तो ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता है 1770 में बंगाल में फेमाइन किलिंग होती है। 10 मिलियन लोग मर जाते हैं। ठीक है, मारे जाते हैं, मर जाते हैं।
तो ये दूसरा कारण रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, एक्ट लाने के लिए। तीसरा रहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट क्रिटिसाइज द कंपनी करप्शन क्लाइव एंड इंक्लूडेड। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रहती है वहां पे हल्ला मचने लगता है, क्रिटिसाइज किए जाते हैं कंपनी। क्यों? क्योंकि करप्शन जो रहते हैं किसके, रॉबर्ट क्लाइव के। पब्लिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, डिमांड रिफॉर्म एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। पॉलिटिकल एंड पब्लिक डिमांड उठते हैं कि इसको रोका जाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब जब ये प्रोविजन लाएंगे तो इसमें क्या क्या की प्रोविजंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे। ठीक है, पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट मार्क एज द फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। इट इस्टेब्लिश गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले बंगाल में गवर्नर की पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन उसको चेंज करके अब गवर्नर जनरल की पोस्ट रखी गई। पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वॉन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। उनके साथ एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स भी बनाई जाती है, जो किसको रिपोर्ट करेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किसके अथॉरिटी के अंदर? गवर्नर जनरल की अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, बंगाल फिर क्या किया गया? बंगाल को मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंसी बनाई गई। कैसे? जो बॉम्बे है, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर है वो किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नर जनरल। मतलब अब जो मद्रास और बॉम्बे है वो किसके अंडर आएगा? बंगाल के अंडर आएगा। तो बंगाल को पावरफुल बनाया गया। और क्या स्टैब्लिश किया गया? स्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट। कब? 1774 में। ठीक है, क्यों स्टैब्लिश किया गया? ब्रिटिश सब्जेक्ट को, जो ब्रिटिश सब्जेक्ट और कंपनी के मैटर्स हैं वो देखे जा सके डायरेक्ट इंडिया में। कहाँ पे? ब्रिटिश वापस लंदन ना जाना पड़े, जो मैटर है इंडिया में ही सॉल्व हो जाए। तो ये बनता है। दूसरा देखते हैं क्या दूसरा की प्रोविजन है। द एक्ट इंक्रीज कंपनी अकाउंटेबिलिटी, रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स करेंगे। इट ऑल्सो बैंडेड द प्राइवेट ट्रेड्स, जो प्राइवेट ट्रेड हो रहे थे बाय द गवर्नर्स पर्सनल यूज के लिए, और कई सारे ऐसे कंपनियां जो प्राइवेट ट्रेड कर रही थी उनको बैन किया गया। ब्राइब बैन किए गए, कंपनी ऑफिशियल्स ब्राइब लिया करते थे उनको बैन किया गया। हाउएवर गवर्नर इशू प्रिसाइड द गवर्नर जनरल लैक्ड वीटो पावर। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर ना होने की वजह से जो करप्शन है वो तो रुक नहीं पाया, लेकिन काफी बदलाव आ गया है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट रहता है और गवर्नर जनरल रहते हैं और जो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर डिसाइड किए रहते हैं, इनका जुडिरिक्शन डिसाइड नहीं रहता है, जिसकी वजह से जुडिरिक्शन होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। किनके बीच में? इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बार बार क्रिएट होता है। यही कारण बनता है पिट इंडिया एक्ट लाने का। ठीक है, पिट इंडिया एक्ट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि यूपीएससी इस पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, गवर्नमेंट ऑफ ये रेगुलेटिंग एक्ट पे कैसे अब तक क्वेश्चन फ्रेम किया है और कैसे फ्रेम कर सकता है। ठीक है, हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द पैसेज ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू इंप्रूव द ट्रेड ऑफ रिलेशन इंडियन रूलर? नहीं, तो क्योंकि ट्रेड तो पहले स्टैब्लिश हो गया। टू एंड द मुगल रूल को एंड करना ही नहीं है। टू रेगुलेट द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ये भी हो सकता है। टू एक्सपांड द टेरिटरी, नहीं एक्सपांड तो करना ही नहीं टेरिटोरियल, वो तो ऑलरेडी हो रहा है। तो मेन कारण क्या बनता है? तीसरा वाला सही है। चौथा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, आप ये घर पे सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773? क्रिएशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, ये तो होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाँ होता है। ग्रांटिंग गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव पावर, ये नहीं होता है। सबऑर्डिनेट बॉम्बे मद्रास, ये भी होता है। तो तीसरा इसका ऑप्शन करेक्ट है। फिर आते हैं पिट इंडिया एक्ट 1784। पिट इंडिया एक्ट 1784 क्यों लाया जाता है? क्योंकि कई ऐसे प्रोविजंस रहते हैं जो कहाँ पे मेंशन नहीं है। वो मेंशन नहीं है कहाँ पे? रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन अब एक और चीज है इसका कारण कि किसी को कॉनलाइज करना है तो डायरेक्ट कॉनलाइज नहीं कर सकते, उसमें धीरे धीरे लोगों को यूज टू करते हुए किया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस था। तो उसी का सेकंड प्रोसेस क्या है? पिट इंडिया एक्ट जो आता है 1784 में। पिट इंडिया एक्ट 1784 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, दिस एक्ट एस्टेब्लिश डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, अब कॉज देख लेते हैं कि ये एक्ट लाया क्यों गया। पहला था फेलियर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। गवर्नर जनरल काउंसिल हैज नो क्लियर हायरार्ची, इनका जुडिरेक्शन डिसाइड नहीं था। लेड टू द पावर स्ट्रगल बिटवीन गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स ऑफ मेंबर। जो काउंसिल्स ऑफ मेंबर थे उनके पावर और गवर्नर जनरल पावर बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुडिरिक्शन अनक्लियर था, उसके वजह से गवर्नर जनरल और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा कारण है द एक्ट लैक्ड द प्रॉपर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म अलाउंग द करप्शन टू कंटिन्यू।
कोई प्रॉपर मैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, इसकी वजह से जो करप्शन थे वो अभी भी हो रहे थे। दूसरा है ग्रोइंग द ब्रिटिश कंसर्न। ब्रिटिश आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 तक चला और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू गैदर द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन ओवर इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर के ड्यूरेशन में अपना कंट्रोल पाना चाहती थी। मैंने बताया ना कि धीरे धीरे ये इंडिया को कॉलोनाइज करने की कोशिश करें, तो मिलिट्री पावर लेना चाहती थी। द फाइनेंशियल क्राइसिस अभी भी चल रहा है, तो ये भी एक कारण बनता है। तीसरा है पॉलिटिकल प्रेशर। कहां से? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पॉलिटिकल प्रेशर बनता है। क्या जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं विलियम पिट यंगर, इंट्रोड्यूस द एक्ट, वो इसको इसलिए पिट इंडिया एक्ट कहते हैं, ठीक है। जो की प्रोविजंस देखते हैं पिट इंडिया एक्ट 1784 के, पहला तो डुअल गवर्नमेंटशिप। डुअल गवर्नमेंटशिप में दो बॉडी अपॉइंट होती है, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कौन कौन सी पावर थी? कंट्रोल पॉलिटिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड 6 मेंबर की कंपोज किया गया था, जिसमें चांसलर थे एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। पहली तो ये होगी। दूसरा देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या करते थे? ये मैनेज करते थे कमर्शियल एंड फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डुअल गवर्नमेंटशिप एस्टेब्लिश हुआ। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को कुछ पावर प्रोवाइड की गई, वीटो पावर भी दिया गया। गवर्नर जनरल पावर इंक्रीज्ड बट ही वाज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट अकाउंटेबल नहीं थे। वॉन हेस्टिंग वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को रिप्लेस वॉन हेस्टिंग को कौन रिप्लेस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सी ईयर में? 1786 में। बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल विद द क्लियर डिफाइंड पावर। ठीक है, पूरी क्लियरिटी की अब गवर्नर जनरल की पावर क्या है, पहले में तो पावर पता ही नहीं थी। एक सेकंड दोस्तों, दूसरे में पावर पता चलती है। तो फुल पावर के साथ किसको मिलता है? गवर्नर जनरल बनते हैं कॉर्नवालिस। कौन से? 1786 में। ठीक है, अब आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एग्रेसिव एंड एग्रेसिव वॉर। इसमें क्या होगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अब किसी पे अटैक करेगी विद ड्यू परमिशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। बिना ब्रिटिश पार्लियामेंट के कोई भी अटैक नहीं कर सकती किसी भी प्रोविंस पे। ठीक है, अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुए वो देखते हैं। द पिट इंडिया एक्ट 1784 इंट्रोड्यूस्ड विद द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। एक देखते हैं सेपरेशन ऑफ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पहला ही सही होगा। अबॉलिश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली, ये तो है ही नहीं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इंडियन अभी भी नहीं, ये तो 1857 में होगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्टेड असेंबली इन इंडिया, ये भी नहीं है। तो पहला इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पिट इंडिया एक्ट 1784? तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है, ये स्टैब्लिश होते हैं। क्रिएशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, सबऑर्डिनेट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ये कैसा होता है? ये पहले में ही हो जाता है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एग्रेसिव ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसमें मेंशन था, ये भी इसमें था। थर्ड इसका ऑप्शन सही होता है। अब आते हैं एक्ट ऑफ 1786, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसके की प्रोविजंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार इसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। मैंने बहुत सिंपल वे में लिखा है, हर चीज आपको बताएंगे नहीं, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 क्यों लाया जाता है वो देखें हम लोग। पहला था, इसमें क्या है कि इसको ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको खत्म की जाती है। जो इंडिया में ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म कर दी जाती है, अबॉलिश किया जाता है। लेकिन टी चाइना एक्सेप्शन, जो टी का ट्रेड था वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहता है। साथ में जो चाइना के साथ ट्रेड हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अभी भी होगा। दूसरा, अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोवोगेट देयर रिलीजियस इन इंडिया। मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया है कि क्रिश्चियन डोम चीज बताई थी मैंने। जो क्रिश्चियन डोम का लीडर कौन था? पोर्तुगीज थे। तो पोर्तुगीज मिशनरीज लाके इंडिया में कन्वर्जन कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इनिशियल स्टेज में रिलीजियस कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आगे जाके वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया में बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये थ्रू चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। कंपनी रेवेन्यू वाज अलोकेटेड टू इंडियन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का जो रेवेन्यू है कुछ पार्ट वो दिया जाएगा किसको? इंडियन एजुकेशन को, ताकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें ब्रिटिशर्स के चीजें इन्वॉल्व की जाए। तो इसी के थ्रू जो इंग्लिश मीडियम है वो आया था। जो संस्कृत इंस्टीट्यूट थे उनको अबॉलिश किया गया था। लॉर्ड मैकेले करके रूल आया था 1800 में, लॉर्ड मैकेले,
वो आपको मैं एक आराम से लेक्चर में और एक सेपरेट चीजों बताऊंगा, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ, ओपन इंडियन ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड टू द प्राइवेट ट्रेडर्स, प्राइवेट ट्रेड अब कर सकते थे, कोई फिक्स कंपनी नहीं थी, कोई भी कर सकता था। फर्स्ट ऑफिशियल ब्रिटिश इनिशिएटिव टू इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन को लेके काफी, इंडियन एजुकेशन में पहली बार है, तो इंडियन एजुकेशन के रिगार्ड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार कब काम कर दिया, 1813 में चार्टर एक्ट जो आया था। क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे फ्रेम अप होते हैं। यूपीएससी सन 2017 में क्वेश्चन आया था, व्हाट डिड पीट इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस, डुअल गवर्नमेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला ही सही हो गया, ठीक है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर पीट इंडिया एक्ट, कंट्रोल, आई थिंक क्वेश्चन इधर उधर फ्रेम अप हो गया, चलिए यही देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर पीट इंडिया एक्ट कंट्रोल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ट्रेड विद द इंडियन स्टेट, पॉलिटिकल अफेयर्स इन द कंपनी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है थ्रू पीट इंडिया एक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम चार्टर एक्ट 1833 में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस होता है। द चार्टर एक्ट 1833 was passed by British Parliament to renew the East India Company rule in India। तो जो रूल्स बनाए गए थे, जो पिछले सारे एक्ट थे, उनको रिन्यू किया जाए थ्रू चार्टर एक्ट 1833 के, क्योंकि सारे एक टाइम ड्यूरेशन का पीरियड रहता है ना, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक इंडिया में रहेगी उसको बार बार रिन्यू किया जाता था। इट मार्क्ड एज अ शिफ्ट ऑफ टुवर्ड्स सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड किया जाएगा। मैंने जैसे बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये एक तरीका था इंडिया को कॉलोनाइज करने का। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे रूल किए, उनको कंट्रोल किए, दीवानी राइट्स को लिए अपने अंडर, फिर उन्होंने मिलिट्री कंट्रोल किया। अब वो कंट्रोल क्या करेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेंगे। तो एंड कर देते हैं कमर्शियल रोल किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। द एक्ट एम द streamline governance and response of territorial expansion and promote free trade, ठीक है। की प्रोविजंस देख लेते हैं कि इस चार्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन थी। द एक्ट मेड द गवर्नर जनरल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सिंपल सा है। अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, रीजन था कि बंगाल को हेडक्वार्टर, लेकिन अब ब्रिटिशर्स मैसूर का वॉर जीत के मैसूर को अपने अंडर ले चुके हैं, 1833 आ चुका है, पंजाब जीत चुके हैं, सिंध अपने अंदर ले चुके हैं, और फिर मराठास का जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी है वो उनके अंडर आ चुकी है। कई सारे सब्सिडी अलायंस के थ्रू अवध और कई सारे बनारस, जो कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो अब ब्रिटिश कंट्रोल कर रही है थ्रू सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के थ्रू दो डलहौजी लाए थे, इसके थ्रू अब कई सारे जो प्रोविंस है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है ब्रिटिश के साथ। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए अब गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं रहेगा, अब गवर्नर ऑफ इंडिया रहेगा। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेंटिक, याद रखना। कब बने, थ्रू चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब हुआ, थ्रू चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू। इट ऑल्सो रिमूव द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, सेंट्रलाइज अथॉरिटी गवर्नर जनरल काउंसिल्स। जो गवर्नर बनाए जाते थे कहाँ के, बंगाल और मद्रास, उनको हटा के सारी सेंट्रलाइज कर दी गई अथॉरिटी गवर्नर जनरल काउंसिल्स के पास आ जाती है। द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली वाज अबॉलिश्ड, यहाँ से जो ट्रेड अबॉलिश कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आते हम लोग ओपनिंग इंडिया ब्रिटिश एडिशनल, द एक्ट प्रोपोज इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, जो इंडियन पार्टिसिपेशन होने लगते गवर्नमेंट जॉब में थ्रू इट्स इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। द फर्स्ट लॉ कमीशन लॉर्ड मैक्यूले was established to clarify Indian laws, and Lord Macaulay Charter Act, Indian Penal Act, Indian IPC की धारा, IPC जो आया था, एविडेंस एक्ट, ये सारी चीजें आने लगी, ठीक है। Establish codify Indian laws, disquishes the abolition of slavery in India, जो स्लेवरी थी उसको अबॉलिश किया गया थ्रू चार्टर एक्ट 1833 के लिए। इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे फैक्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ, द एक्ट एक्सटेंडेड जो ब्रिटिश को है उसका कंट्रोल ओवर इंडिया और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो गया। लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर लीगल रिफॉर्म की फाउंडेशन दी गई। द सेट ऑफ स्टेज ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, थ्रू चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स लाए गए। द ईस्ट इंडिया कंपनी रोल बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड द लीगल सिस्टम लॉ स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म अंडर मैक्यूले कमीशन। ठीक है, सिंपल है, इसमें क्या ही बताऊं, आप देख लो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम अप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार्टर एक्ट 1833 स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। दूसरा, इट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। इट इंट्रोड्यूस द प्रोविजंस ऑफ इंडियन अपॉइंट गवर्नर गवर्नमेंट सर्विस, इट इंट्रोड्यूस द प्रोविजंस टू अपॉइंट, ये भी तो ऑल ऑफ 3। दूसरे आते, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोविजन चार्टर एक्ट 1833 में इंट्रोड्यूस द सेपरेट, ये गलत है, ये 1919 में आया था। स्टैब्लिश ऑफ फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी गलत है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नर जनरल इंडिया, इंट्रोड्यूस ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी। ठीक है, आते फिर चार्टर एक्ट 1853 में, लास्ट एक्ट है, इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्राउन रूल्स। ठीक है, द चार्टर एक्ट 1853 वाज लास्ट एंड रिन्यूअल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जो ये चार्टर एक्ट है 1853, ये लास्ट रिन्यूअल है किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहाँ पे, इंडिया में। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा, क्राउन रूल आएगा, डायरेक्ट क्राउन रूल करेगी इंडिया पे आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। इट डिड नॉट स्पेसिफाई द फिक्स्ड पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके थ्रू, अब मैंने बोला था ना, ये धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, इट डिड नॉट स्पेसिफाई द फिक्स्ड पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट इंडिकेट दैट ब्रिटिश गवर्नेंस वाज मूविंग टुवर्ड द डायरेक्ट क्राउन रूल। यही एक्ट था जहां से इंडिकेशन मिल चुके थे कि अब इंडिया में क्राउन रूल आएगा। मिलिट्री तो उनके हाथ में आ चुकी है, कई सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन है जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में, रेवेन्यू उनके हाथ में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में है। ठीक है, द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन इन इनएफिशिएंसी ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड नीडेड फॉर द बेटर गवर्नेंस एंड रिक्रूटमेंट रिफॉर्म बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे ये कॉलोनाइज कर रहे हैं इंडिया को। आते हैं की प्रोविजंस देख लेते हैं इसमें, इसके बाद इंपैक्ट देखेंगे। और मैं एक चीज बोलूंगा, आप जाके इस पे घर पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। आपको एमसीक्यू कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पे प्रैक्टिस कीजिए। द एक्ट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी पहली बार कब, 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पहली बार हुआ। अलाउिंग इंडियंस टू कंप्लीट थ्रू ब्रिटिश डोमिनेंस कंटिन्यूड, अलाउिंग इंडियंस, एक्चुअली मैंने गलत बताया, उसमें लास्ट जो क्वेश्चन था, एक सेकेंड, इसमें ऑल 3 नहीं, इसमें सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड ओनली होगा। ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पे, एक सेकंड। हाँ, फिर आएंगे काउंसिल्स मेंबर ऑफ इंक्रीज्ड, एडिंग 6 न्यू मेंबर फ्रॉम लेजिस्लेटिव फंक्शन। The act also made provision local representation, representative of Bengal, Bombay, Madras, Northern Western provisions. Additionally, it continued company rule temporarily without fixed renewal period. कोई renewal period नहीं था, लेकिन इस एक्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, रिप्रेजेंटेशन तक किसका, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के लोकल जो वहां थे, इंडियन लोकल्स थे, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। ये चीज यहाँ से आई गवर्नमेंट चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू। इम्पैक्ट द क्रिएशन ऑफ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल लेड टू द मॉडर्न पार्लियामेंट्री गवर्नेंस इन इंडिया। The introduction of merit-based recruitment in Indian civil service for the first step toward professional bureaucracy, later expanded by governor in India by 1858 Act के थ्रू। ठीक है, आज के लिए बस इतना दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने इसमें बहुत डेप्थ में कवर किया, आपको शायद ये सारी चीजें कहीं यूट्यूब पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन हो जाइए, जो लिंक कमेंट बॉक्स में मैं डाल के रखूंगा, उसको पिन कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।